फिल्म की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सी सुबह से। जेरी अपनी दोनों बेटियों रेचल और कोनी को स्कूल छोड़ने निकलता है। पीछे से बच्चियां गुनगुना रही होती हैं और जेरी अपनी पत्नी कैरन से मजाक करता है। सब कुछ एक आम फैमिली डे जैसा लग रहा होता है, लेकिन तभी रेडियो पर एक अजीब खबर आती है। अलग अलग देशों में एक रहस्यमयी रेबीज का प्रकोप फैल रहा है। जेरी सुन ही रहा होता है कि अचानक पुलिस की बाइक्स और गाड़ियां तेज रफ्तार में निकलने लगती हैं। तभी पास की एक बिल्डिंग में जबरदस्त धमाका हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक पल पहले तक सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही पल सड़कें जंग के मैदान जैसी लगने लगती हैं। लोग भाग रहे हैं, पुलिस चिल्ला रही है। तभी एक बेकाबू ट्रक पूरे ट्रैफिक को तोड़ता हुआ निकलता है। जेरी, जो पहले यूनाइटेड नेशंस का इन्वेस्टिगेटर रह चुका है, तुरंत हालात समझ जाता है और ट्रक के पीछे पीछे कार भगाने लगता है। लेकिन हालात यहीं नहीं रुकते। उसकी बेटी रेचल को अचानक अस्थमा अटैक आ जाता है और तभी एक एम्बुलेंस उनकी कार से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। सब कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में बदल जाता है। किसी तरह परिवार बच तो जाता है, लेकिन बाहर का नजारा अब बिल्कुल खौफनाक हो चुका है। लोग इंसान से जानवर बन गए हैं, जैसे जॉम्बी। वे सामने आते ही लोगों को काटने लगते हैं। सड़क अब एक डरावना सपना बन चुकी है। चारों तरफ अफरा तफरी और लोगों को अपनी आंखों के सामने जॉम्बी में बदलते देख जेरी तुरंत कोनी को गोद में उठाता है और कैरन के साथ मिलकर एक वैन पकड़ लेता है जिसमें चाबी पहले से लगी होती है। तभी जॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। कैरन हिम्मत दिखाकर एक जॉम्बी को लात मारती है और जेरी वैन भगाकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा पेंसिल्वेनिया राज्य जॉम्बियों के कब्जे में आ चुका था। जेरी किसी तरह गाड़ी चलाते हुए अपने परिवार को शहर से दूर एक सुनसान इलाके में ले आता है। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रेचेल को अस्थमा अटैक हो रहा था। तभी जेरी को अपने पुराने दोस्त थ्री का कॉल आता है, जो अब संयुक्त राष्ट्र में बड़ा अधिकारी था। थ्री कहता है कि शाम तक एक हेलीकॉप्टर भेजकर वो लोग उन्हें बचा लेंगे। परिवार को फिलहाल सबसे जरूरी था रेचेल का इनहेलर। जेरी पास के एक कस्बे में सुपरमार्केट पहुंचता है, जहां पहले से ही लोग सामान के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। जेरी ने परिवार को दो हिस्सों में बांटा। वो रेचेल के साथ इनहेलर लेने निकलता है और कैरन कोनी के साथ खाने का सामान लेने जाती है। लेकिन तभी मुसीबत आती है। कैरन पर दो बदमाश हमला कर देते हैं। जेरी भागकर उनकी मदद करता है और फायरिंग में एक हमलावर को मार गिराता है। मगर एक पुलिस ऑफिसर ये सब देख लेता है, लेकिन कुछ करने की बजाय खुद सामान लूटने लगता है। ये देख जेरी को अंदाजा हो जाता है कि दुनिया अब पूरी तरह कानून विहीन हो चुकी है। किसी तरह सामान लेकर वे बाहर निकलते हैं, लेकिन पाते हैं कि उनकी वैन गायब है। थ्री को कॉल करने पर पता चलता है कि अब हेलीकॉप्टर अगली सुबह ही आएगा। मजबूरन जेरी अपने परिवार को छिपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढता है। तभी अचानक पास ही जबरदस्त धमाका होता है और देखते ही देखते पूरा जॉम्बियों का झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जेरी परिवार को लेकर भागते भागते एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय बार बार जॉम्बी हमला करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें एक जीवित इंसान का फ्लैट मिल जाता है। वो शख्स उन्हें अंदर आने देता है और इस तरह रात भर उनका परिवार पहली बार थोड़ा चैन की सांस ले पाता है। अगली सुबह जेरी उसे भी समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ हेलीकॉप्टर तक चले, लेकिन उस आदमी ने जेरी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बाहर कदम रखना मतलब पक्की मौत। जेरी ने ज्यादा बहस नहीं की और खुद अस्थायी हथियार तैयार करने लगा। सुबह होते ही परिवार रूफटॉप की तरफ बढ़ने लगा। सब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि अचानक एक जॉम्बी ऊपर से कूदकर सामने आ गया। जेरी ने बिना समय गवाए सीधे उसके सिर में गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज ने पूरे झुंड को सतर्क कर दिया। अब हर तरफ हड़कंप मच चुका था। जेरी अपनी पत्नी और बेटियों को आगे भेजता है और खुद जॉम्बियों से भिड़ जाता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। लड़ते लड़ते जेरी जमीन पर गिर जाता है और एक जॉम्बी का खून उसके मुंह में गिर जाता है। पल भर के लिए लगता है कि अब उसका अंत पक्का है। तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है और जेरी की जान बच जाती है। ये गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि टॉमी था, वही छोटा लड़का जो उस अपार्टमेंट में बचा हुआ सर्वाइवर था। उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था और वो अकेला ही वहां से निकल पाया था। रूफटॉप पर पहुंचते ही कैरन फ्लेयर जलाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जेरी धीरे धीरे बिल्डिंग के किनारे चला जाता है और अपने दिमाग में 12 तक गिनना शुरू करता है। उसे डर था कि कहीं वो खुद संक्रमित तो नहीं हो गया। कुछ सेकंड्स बेहद भारी गुजरते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखते। फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर रूफटॉप पर उतरता है और सैनिक गोलियां चलाकर जॉम्बियों को रोकने लगते हैं। मौका देखकर जेरी और उसका परिवार हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। नीचे पूरा शहर आग और तबाही में डूबा हुआ था।
खिड़की से बाहर देखते हुए जेरी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी जल्दी अराजकता में बदल सकती है। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उन्हें यूएस नेवी के एक विशाल जहाज पर ले आता है, जो अब बचने वालों के लिए शरण स्थल और कमांड सेंटर बन चुका था। परिवार सुरक्षित था, लेकिन वहीं जेरी को थिरी एक और खौफनाक सच बताता है। अमेरिका के राष्ट्रपति और ज्यादातर शीर्ष सैन्य अधिकारी अब इस आपदा में मारे जा चुके हैं। अब हालात और भी डरावने हो चुके थे। सरकार पूरी तरह ढह चुकी थी। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही थीं कि पूरा विश्व बड़े पैमाने पर संक्रमण की चपेट में है। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। केवल हवाई यात्रा ही एकमात्र जरिया बचा था। फिर भी ये वायरस असल में क्या है, इसका किसी को सही जवाब नहीं मिला था। बस एक सुराग था, दक्षिण कोरिया से आया एक मैसेज जिसमें पहली बार जॉम्बी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। थिरी ने जेरी से कहा कि अगर वह वायरस के स्रोत तक पहुंचकर सैंपल ला सके तो शायद वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसके लिए जेरी को एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फास्टरबैक को गाइड करना था। शुरू में जेरी ने साफ मना कर दिया। वो रिटायर हो चुका था और सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। लेकिन नौसेना कमांडर ने धमकी दी, अगर उसने मदद नहीं की तो उसके परिवार को जहाज से निकाल दिया जाएगा। जेरी मजबूर हो गया। परिवार के लिए उसने हाँ कर दी। कैरन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा कि वह जरूर लौटे। बेटियां भी उसके साथ लिपट गईं। ये पल उनके मजबूत पारिवारिक बंधन को और गहरा दिखाता है। इसके बाद जेरी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होता है। देर रात विमान एक वीरान सैन्य बेस पर उतरता है। चारों तरफ सन्नाटा था और ये साफ झलक रहा था कि यहाँ पहले ही तबाही मच चुकी है। सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचानक अंधेरे से जॉम्बियों का झुंड हमला कर देता है। पलक झपकते ही कई सैनिक मारे जाते हैं। डॉक्टर फास्टरबैक घबराकर भागते हैं, लेकिन फिसल जाते हैं। उनके हाथ से गोली चलती है और वो खुद को मार बैठते हैं। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। उसी वक्त वहां तैनात एक सैनिक दस्ते ने आकर उन्हें बचाया। कैप्टन स्पीक ने जेरी को तुरंत निकलने का इशारा किया। अब सोचने का वक्त नहीं था। जेरी को मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। बेस पर पहुंचने के बाद उसने जाना कि ज़ॉम्बी आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। उन पर गोली चलाने से बस वो धीमे होते हैं, लेकिन मरते नहीं। उन्हें खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर पर सीधा वार। इसके बाद कैप्टन स्पीक जेरी को लैब में ले जाता है, लेकिन वहां का हाल देखकर जेरी दंग रह जाता है। सब कुछ पहले ही जला हुआ था। चारों तरफ तबाही और बर्बादी। वहां सिर्फ एक संक्रमित डॉक्टर का अजला शव बचा था, जो इस कैंप का ही सैन्य डॉक्टर था। लैब में जेरी को पता चलता है कि कैंप का संक्रमण कैसे शुरू हुआ। असल में डॉक्टर पहले संक्रमित मरीज की बॉडी पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अचानक वो मृत शरीर फिर से जिंदा हो गया और डॉक्टर को काट लिया। ऐसे ही वायरस कैंप के अंदर आ गया और पूरे बेस को तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात देखी गई। ज़ॉम्बी ने एक लंगड़े सैनिक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। यानी जिस इंसान के शरीर में कोई कमी थी, वो ज़ॉम्बियों के लिए जैसे अदृश्य था। इसी बीच वहां कैद एक बंदी ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि आउटब्रेक से 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने अपनी सीमा पर 300 फीट ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी थी। सवाल ये था, क्या उन्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए जेरी ने तय किया कि वो यरूशलेम जाएगा और जुर्गन वारब्रून से मिलेगा। लेकिन निकलने से पहले जहाज तक पहुंचना सबसे मुश्किल था। टारमैक पूरी तरह ज़ॉम्बियों से घिरा था और जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती थी। इसलिए जेरी और पायलट ग्रेगोरी साइकिलों पर चुपचाप निकलते हैं। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक कैरन ने सैटेलाइट फोन से कॉल कर दिया। तेज रिंगटोन ने ज़ॉम्बियों का ध्यान खींच लिया। फायरिंग शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई। कैप्टन स्पीक ने आखिरी दम तक प्लेन का ईंधन भरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो खुद संक्रमित हो गया। किसी तरह जेरी प्लेन में चढ़ पाया, मगर बाकी सारे सैनिक मारे गए। कुछ घंटों बाद विमान यरूशलेम पहुंचता है। वहां जेरी को वॉरब्रून के पास ले जाया जाता है। वॉरब्रून बताता है कि उन्होंने गलती से एक इंटरसेप्टेड रिपोर्ट पकड़ी थी, जिसमें लिखा था कि भारत ज़ॉम्बियों से लड़ रहा है। भले ही ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं थी, लेकिन इजराइल की 10वीं मैन पॉलिसी के तहत उन्होंने सबसे बुरी स्थिति को मानकर विशाल दीवार खड़ी कर दी। जेरी जब बॉर्डर पर पहुंचता है तो देखता है कि शहर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ तक कि शरणार्थियों को भी खुले दिल से अंदर लिया जा रहा है। लेकिन दीवार के बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। लाखों ज़ॉम्बी पूरे इलाके का चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच शरणार्थियों का जश्न शहर में गूंजने लगता है। गाने, माइक्रोफोन और शोर, और वही शोर ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर देता है। अचानक ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड दीवार की तरफ दौड़ पड़ता है। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार पर चढ़ने लगते हैं। जेरी चिल्लाकर सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी बैरियर तोड़कर बारिश की तरह शहर में गिरने लगे।
चंद सेकंड पहले जो जगह जश्न मना रही थी वो अब चीखों और तबाही में बदल गई। सैनिकों ने गोलियां बरसाईं, लेकिन लाखों की संख्या में आए इन जॉम्बियों पर वो गोलियां बेअसर साबित हो रही थीं। ये मौत की सुनामी थी। कुछ ही मिनटों में यरूशलेम पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी जेरी ने एक अजीब चीज नोटिस की। जोम्बी एक बुजुर्ग आदमी और एक कमजोर सा लड़का को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। ये देखकर जेरी चौंक गया, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। अब तो सिर्फ जिंदा बचना मायने रखता था। ग्रुप एक बिल्डिंग के अंदर छिप गया, लेकिन जॉम्बी दोनों तरफ से घेर चुके थे। तभी महिला सैनिक सीन ने जेरी को बचाया, लेकिन उसकी कलाई पर काट लिया गया। बिना एक पल गंवाए जेरी ने चाकू से उसका हाथ काट दिया और वायरस फैलने से रोक लिया। इसी बीच बाहर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचा। सबने उम्मीद की कि अब जान बच जाएगी, लेकिन जॉम्बी हेलीकॉप्टर तक चढ़ गए और कुछ ही सेकंड में धमाके के साथ हवा में फट गया। एयरफील्ड पर हालात और बिगड़ चुके थे। पायलट जो उनका इंतजार कर रहा था डर कर भाग गया और प्लेन उनके बिना ही उड़ान भर गया। कोई और रास्ता न देखकर जेरी और बाकी बचे लोग हथियार उठाकर एक पैसेंजर जेट तक पहुंचे और अंदर घुसने में कामयाब हुए। जेरी और सीन कॉकपिट के पास वाली सीढ़ी से अंदर चढ़ गए। सीट तो मिल गई, लेकिन बाहर का नजारा देख सब दंग रह गए। हजारों जॉम्बी पीछे रह गए लोगों पर टूट पड़े थे। वो एक नर्क जैसा दृश्य था। सीन का हाथ बांधते हुए जेरी को अचानक याद आया, लंगड़ा सैनिक, बुजुर्ग आदमी और कमजोर लड़का, जिन पर जॉम्बी ने हमला ही नहीं किया। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया क्लिक हुआ। उसने थिरी से संपर्क किया और बताया कि शायद जॉम्बियों से बचने का तरीका मिल गया है, लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए उसे तुरंत किसी रिसर्च फैसिलिटी पहुंचना होगा। थिरी ने मदद की और विमान का रूट बदलकर कार्डिफ वेल्स कर दिया, जहां एक वैक्सीन रिसर्च सेंटर था। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फ्लाइट पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कुछ घंटों बाद जेरी की नींद एक छोटे कुत्ते की भौंक से टूटी। अचानक स्टोरेज से एक जॉम्बी निकल आया और फ्लाइट अटेंडेंट पर टूट पड़ा। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और प्लेन मौत का पिंजरा बन गया। जेरी को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने पर्दा हटाया और सामने का नजारा देखकर सन्न रह गया। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया और पास पड़ी बैग उठाकर रास्ता ब्लॉक करने लगा। बाकी लोग भी मदद करने लगे, लेकिन तभी एक आदमी का सूटकेस गिर गया और उसकी आवाज ने जॉम्बियों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही सेकंड में बैरिकेड टूट गई और सारे जॉम्बी केबिन में घुस पड़े। अब हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। हर तरफ चीख पुकार मच गई। तभी जेरी ने सीन की बेल्ट से ग्रेनेड निकाला और बिना सोचे समझे उसे विमान के दाहिने विंग की तरफ फेंक दिया। धमाका हुआ और जहाज में छेद हो गया। हवा के दबाव से सारे जॉम्बी बाहर खींच लिए गए, लेकिन इंजन भी बुरी तरह फट गया। खतरा टल गया, मगर अब विमान सीधे क्रैश की तरफ बढ़ रहा था। जेरी ने सीन को उसकी सीट पर कसकर बांध दिया और खुद भी तैयार हो गया। जहाज जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा और दो हिस्सों में बंट गया। जब जेरी को होश आया तो चारों तरफ मलबा बिखरा था और उसके पेट में लोहे की छड़ घुस चुकी थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। सीन किसी तरह जिंदा बच गई थी। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर रिसर्च सेंटर की ओर चल पड़े, लेकिन जेरी की हालत इतनी खराब थी कि वह सेंटर के गेट पर ही बेहोश होकर गिर गया। जब उसे दोबारा होश आया, कई दिन गुजर चुके थे। उधर यूएन कमांड शिप पर यह खबर पहुंच चुकी थी कि जेरी का विमान क्रैश हो गया है। उधर जेरी की पत्नी, बेटियों और टॉमी को जहाज से निकालकर नोवा स्कोटिया के एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। ये सुनते ही जेरी का खून खौल उठा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर वायरस का राज ढूंढने की कोशिश की थी और बदले में उसके परिवार को जहाज से उतार दिया गया। लेकिन गुस्से के बावजूद जेरी जानता था कि उसका फर्ज सबसे बड़ा है। उसने डब्ल्यूएचओ के डॉक्टरों को अपने देखे गए अजीब मामलों के बारे में बताया, कैसे कुछ जॉम्बी लोगों को नजरअंदाज कर देते थे। जेरी का मानना था कि जॉम्बी सिर्फ उन पर हमला करते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। कमजोर, बीमार या घायल लोगों को वे छूते तक नहीं थे, क्योंकि वायरस को फैलाने के लिए मजबूत शरीर चाहिए। यही वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी। अगर इंसान ऐसा दिखे कि वो बीमार है, तो जॉम्बी उसे नजरअंदाज कर देंगे। यानी कोई दवा या इंजेक्शन देकर बीमारी का भ्रम पैदा किया जाए तो इंसान बच सकता है। ये सुनकर डॉक्टरों के दिमाग में भी एक आइडिया आया, लेकिन इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्हें दूसरे बिल्डिंग वाली BSL-4 लैब तक जाना होगा। वहीं पर लाइव पैथोजेंस रखे थे। समस्या ये थी कि पूरी लैब पहले से ही जॉम्बियों से भरी हुई थी। जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती थी। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बेसिक प्रोटेक्शन सूट पहनकर जेरी, सीन और एक डॉक्टर टनल के रास्ते लैब की ओर बढ़े। वे बेहद सावधानी से कदम रख रहे थे, हर आवाज पर चौकन्ने और हथियार हाथ में। जमीन पर बिखरा सामान साफ बता रहा था कि यहाँ पहले जोरदार लड़ाई हुई थी। जैसे जैसे वे स्टोरेज रूम के करीब पहुंचे, जॉम्बियों की संख्या बढ़ने लगी।
सब खामोश थे, कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर गलती से एक कैबिनेट से टकरा गया। सीन की गोली की आवाज ने माहौल बदल दिया। बस उसी पल सैकड़ों ज़ॉम्बी चारों तरफ से टूट पड़े। अब मामला हाथ से निकल रहा था। जेरी ने तुरंत फैसला किया कि वो खुद उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि उसके साथी लैब तक पहुंच जाएं। उसने लोहे की रॉड उठाकर सीढ़ियों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे सब ज़ॉम्बी उसी तरफ भागने लगे। जेरी किसी तरह एक लैब रूम में घुसा और दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सीन और डॉक्टर पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। हालात बेकाबू थे। वे किसी तरह से भागते भागते सेफ जोन तक पहुंचे और दरवाजा बंद कर जान बचा पाए। उधर जेरी आखिरकार पैथोजन लैब पहुंचा। वहां उसने हर तरफ शीशियां और कंटेनर देखे, लेकिन असली वायरस कौन सा है ये कोई नहीं जानता था। वक्त हाथ से फिसल रहा था। उसने एक बॉक्स में सारे संभावित सैंपल भर लिए। तभी एग्जिट पर खड़ा एक ज़ॉम्बी उसे घूरने लगा। अब रास्ता बंद हो चुका था। मौत सामने देख जेरी के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने एक सिरिंज उठाई और बिना लेबल देखे खुद को एक अनजान पैथोजन इंजेक्ट कर लिया। सब लोग मॉनिटर पर यह देख दंग रह गए। कुछ मिनट बाद जेरी दरवाजे से बाहर निकला। ज़ॉम्बी उसकी तरफ आया, लेकिन हमला करने की जगह ऐसे आगे निकल गया जैसे जेरी वहां मौजूद ही ना हो। यह देखकर सभी खुशी से रो पड़े। जेरी का थ्योरी सही थी। ज़ॉम्बी बीमार या कमजोर दिखने वाले इंसानों पर हमला नहीं करते। हॉलवे में उसने एक ड्रिंक खोली, जोर से आवाज की, लेकिन फिर भी किसी ज़ॉम्बी ने उसे छुआ तक नहीं। यही उसकी जीत थी। आखिरकार थियरी की मदद से जेरी अपने परिवार से मिल गया। उसकी खोज से वैक्सीन बनी और हेलीकॉप्टरों से पूरी दुनिया में भेजी गई। इंसानियत को एक बार फिर जिंदा रहने की उम्मीद मिल चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।